अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2016 का KMDC का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये बायोलॉजी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। पिस्टल इज़ द पार्ट ऑफ। अब ये जो पिस्टल है, ये अगर आपने वर्ड नहीं सुना तो आपने दूसरा वर्ड ज़रूर सुना होगा और वो है गाइनोशियम। गाइनोशियम का दूसरा नाम होता है पिस्टल और ये आपने फ्लावर के अंदर सुना होगा। ये चारों पार्ट्स जो हैं ये फ्लावर के चार वर्ल्ड्स होते हैं या जिन्हें चार रिंग्स कहते हैं हम फ्लावर के। सबसे आउटर रिंग जो है वो ग्रीन कलर के लीव्स से बना होता है जिन्हें हम सेपल कहते हैं और सारे सेपल्स मिलाकर हम वर्ड यूज़ करते हैं कैलिक्स का। उसके बाद कलर्ड लीव्स होते हैं जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं और सारे पेटल्स मिलाकर हम कहते हैं इसे कोरोला। उसके बाद स्टेमन आता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन सारे अगर मिला दिए जाएँ तो हम कहते हैं ये एंड्रोशियम है। और उसके बाद आता है कार्पल। कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको मिलाकर हम कहते हैं या तो पिस्टल, ठीक है, या दूसरा वर्ड जो यूज़ किया जाता है इसके लिए वो है गाइनोशियम। तो पिस्टल जो है ये बेसिकली कार्पल का पार्ट है, या कार्पल एक्चुअली जो है वो पार्ट है पिस्टल का या गाइनोशियम का। अगर डायग्राम में बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास कार्पल है। कार्पल के तीन पार्ट्स होते हैं। ऊपर से अगर हम देखें तो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। यहाँ से ये जो निकल रहा है दिस इज स्टेमन, ठीक है। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, ये डंडी जो है ये फिलामेंट है और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये एंथर है जिसमें आपके वो बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद ये बड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये कलर्ड लीव्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेटल्स, ठीक है। ये डंडी है, ये थैलेमस कहलाता है, सॉरी ये वाला पार्ट थैलेमस कहलाता है, ये वाला पार्ट पेडिसल कहलाता है। और यहाँ से कुछ छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्रीन कलर के लीव्स लाइक होते हैं, दीज आर सेपल्स। तो ये बेसिकली चार पार्ट्स हैं फ्लावर के। इसमें ये वाला पार्ट कार्पल है या इसे हम गाइनोशियम या पिस्टल भी कहते हैं। ये एंड्रोशियम है, ये जो नज़र आ रहे हैं ये कोरोला है सबको मिला के, और ये जो है ये कैलिक्स है। ये किंगडम एनिमेलिया का क्वेश्चन है। ग्रुप ड्यूट्रोस्टोमेटा इंक्लूड्स फाइलम। तो पहली बात तो ड्यूट्रोस्टोमेटा को समझे। मैंने एनिमल वाला टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर मैंने बताया था कि जब कोई एनिमल बन रहा होता है तो उसमें एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला वाले स्टेज के अंदर एनिमल की तीन लेयर्स बनती हैं। एक एक्टोडर्म होती है जो आउटर लेयर होती है, उसके बाद एक मिडिल लेयर होती है, ये अगर एक्टोडर्म है तो फिर ये लेयर होती है दैट इज़ नोन एज मीजोडर्म, और उसके बाद ये अंदर वाली लेयर जो है ये कहलाती है एंडोडर्म, ठीक है। अब ये जो एंडोडर्म है इससे इसके अंदर ये वाली जो स्पेस है ये बेसिकली बनना है गट, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनना है। तो ये जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर, अच्छा, कुछ एनिमल के अंदर इस ब्लास्टोपोर से बनता है, अल्लाह अकबर, लिख ले भाई, ये माउस जो है ना, कुछ एनिमल्स के अंदर इस ब्लास्टोपोर से बनता है माउथ, ठीक है, और कुछ के अंदर इससे बनता है एनस। जिन एनिमल्स में इससे एनस बनेगा वो कहलाते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स या इन्हें ड्यूट्रोस्टोमेटा कहते हैं। इसके अंदर तीन आते हैं, यहाँ पर दो लिए हुए। एक इसमें कॉर्डेटा आता है, कॉर्डेटा ड्यूट्रोस्टोम्स है। कॉर्डेट्स वो हैं कि जिनके पास कोई तीन जो है कैरेक्टर्स या तो एम्ब्रियो के वक्त होते हैं या एडल्ट के अंदर होते हैं। एक कैरेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा कैरेक्टर है नर्व कॉर्ड, जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन जाए। और तीसरा स्ट्रक्चर है फेरेंजियल गिल स्लिट। इसमें सारी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और हम आते हैं। दूसरा है एकाइनोडर्मेटा, इनको भी हम ड्यूट्रोस्टोमेटा कहते हैं, यानी इनके अंदर भी इस ओपनिंग से आगे जाकर एनस बनता है। अच्छा, इनके अंदर भी इकाइनोडर्मेटा वो है जिसके अंदर स्टारफिश आती है। और एक और छोटा ग्रुप है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, दैट इज़ नोन एज हेमिकॉर्डेटा। इनके पास हाफ कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट्स के, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स मिसिंग होते हैं। तो ये दोनों ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है उससे एनस बनता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए एंड डी, यानी ई है, दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग पेरेन्काइमा एक्सेप्ट पेरेन्काइमा। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में। पेरेन्काइमा एक तरह के टिश्यूज़ होते हैं, तीन तरह के। पहली बात अगर मैं ओवरऑल बयान करूं तो प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर तमहीद बांध देते हैं। एक को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, और एक को हम कहते हैं परमानेंट। ये दो तरह के प्लांट के अंदर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट।
अच्छा, मेरिस्टेमेटिक वो हैं जो हैं अनडिफरेंशिएटेड, यानी ये वो सेल्स हैं जिन्होंने अभी तक ना तो कोई स्ट्रक्चर लिया है और ना ही कोई ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनसे आगे जाकर जो सेल बनते हैं वो एक ख़ास तरह का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और एक ख़ास तरह का फंक्शन ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक सेल अनडिफरेंशिएटेड है वो मेरिस्टेमेटिक कहलाएगा, और जब वो किसी सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा तब वो कहलाएगा परमानेंट। परमानेंट सेल वो होता है जिसका कोई ख़ास स्ट्रक्चर होता है और जिसका कोई ख़ास फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जाइलम का नाम सुना है, जाइलम का अपना एक स्ट्रक्चर है और जाइलम का फंक्शन है वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्ट। आपने फ्लोएम का नाम सुना है, फ्लोएम का अपना एक स्ट्रक्चर है और उसका एक प्रॉपर फंक्शन है, वो है फूड की ट्रांसपोर्ट। ये दोनों परमानेंट इश्यूज हैं, लेकिन ये जिस सेल से बने हैं वो सेल था मेरिस्टेमेटिक। जब ये अपना स्ट्रक्चर नहीं लिया था, इन्होंने फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे थे, उस वक्त ये मेरिस्टेमेटिक थे। तो मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनसे डिफरेंट तरह के सेल बन सकते हैं। आपने 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक एरियाज या मेरिस्टेम पढ़े होंगे। एक एपिकल जो प्लांट के टॉप पार्ट के ऊपर होता है, रूट और स्टेम के, एक लैटरल जो प्लांट के स्टेम्स में होता है, और एक इंटरकैलरी, ये वहाँ होता है जहाँ पर लीफ निकलता है, जिसे आप नोड या इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ के सेल्स जब ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं, तो प्लांट की हाइट बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लैटरल जो है इनसे होती है सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट चौड़ा होता है, प्लांट की विड्थ बढ़ती है। और इंटरकैलरी जो है ये बेसिकली नोड्स पर होते हैं और ये रीजनरेशन ऑफ लीव्स के अंदर काम आते हैं। ये तो हो गए हमारे पास मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट जो है ना, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक सिंपल और एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आसान है, इसके अंदर आता है आपका वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर 2 आते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम के अंदर हमारे पास 2 तरह के सेल्स मिलते हैं हमें, एक को हम वेसल कहते हैं, एक को हम ट्रैकिएट कहते हैं। फ्लोएम के अंदर भी हमें 2 तरह के सेल्स मिलते हैं, एक को हम कहते हैं सीव ट्यूब्स या सीव एलिमेंट, और दूसरे कहलाते हैं कंपेनियन सेल। सिंपल जो है ना, इनके अंदर 3 तरह के हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, एक को हम कहते हैं पैरेन्काइमा, एक को हम कहते हैं कॉलेनकाइमा, और एक को हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, फिलहाल हमने बात करनी है पैरेन्काइमा की, तो मैं यहाँ पर बना दूँ। पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो एक तो इस तरह के होते हैं, ठीक है, पॉलीगोनल सा उनका शेप होता है, और अगर आप नोटिस करें तो इन सेल्स के दरमियान में अच्छी खासी इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है, तो ये एक फीचर है इनका। दूसरी बात, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है। आपको पता है सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, एक मिडिल लैमेला होता है, एक प्राइमरी सेल वॉल होती है, एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, इनके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, तो थिन सेल वॉल है। दूसरा, इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके पास होती हैं। तीसरा, ये पाए जाते हैं एपिडर्मिस के अंदर, जो कि सबसे आउटर लेयर होती है प्लांट की। अगर आपने कट सेक्शन देखा हो कभी इस तरह का, तो इसके अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर, ये पैरेन्काइमा से बनी हुई होती है। फिर ये कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद आपने मल्टीपल लेयर्स देखी होंगी, यहाँ पे ये सारे सेल भी जो हैं ये पैरेन्काइमा होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और इसके बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पिथ। ये सेल्स जो हैं ये पैरेन्काइमा के होते हैं, यहाँ पर पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स जो हैं इनकी प्राइमरी वॉल होती है, थिन वॉल होती है, इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, कुछ के पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये लिविंग सेल होते हैं। तो अब अगर हम देखें इन्होंने पूछा क्या था, वो कौन सी बातें हैं जो पैरेन्काइमा के बारे में सही हैं। इनमें से 3 बातें सही हैं, एक बात जो है वो गलत है, तो हमने वो गलत बात ढूंढनी है। दे आर फाउंड इन द एपिडर्मिस, पिथ एंड कॉर्टेक्स। अभी मैंने बताया कि ये बात बिल्कुल सही है, तीनों जगह पर पाए जाते हैं। होल बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यू, ये आपकी बुक की एग्जैक्ट लाइन है। देखिए, ब्रायोफाइट वो होते हैं जो इनिशियल प्लांट्स के बारे में कहा जाता है कि प्लांट्स बने थे एल्गी से। एल्गी पानी में रहते हैं, प्लांट की तरह के होते हैं। एक दिन एल्गी का मूड हुआ कि भाई अब पानी की ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो गई है, तो ज़रा पानी से बाहर चलते हैं। तो जब वो पानी से बाहर आ गए तो वो ज़मीन पर रहने लगे, तो अब उन्हें हमने प्लांट्स कहना शुरू कर दिया। पहले शुरू में जो एल्गी प्लांट बने थे वो सिंपल से प्लांट थे जिनके पास जाइलम नहीं था और जिनके पास फ्लोएम नहीं था, ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट की अगर आप बॉडी निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको सारे के सारे सेल्स पैरेन्काइमा मिलेंगे। दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, मैंने बताया इनके दरमियान स्पेसेस मौजूद होती हैं। तो ये तीनों बातें सही हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड। ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो फाइबर्स और स्क्लेरिड है ना, ये टाइप होती हैं इस वाले सेल की, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। और इसके बारे में मज़े की बात यह है कि ये डेड सेल होते हैं और ये दोनों इसी की टाइप में। ओके, द लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर,
अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के। तो हमारे पास 12 पेयर होते हैं रिब्स के। कहाँ से आते हैं ये 12 पेयर्स? हमारे पास पीछे जो वर्टिब्रीज हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर बहुत सारे पीसेस हैं। उसमें कुछ पीसेस आपकी गर्दन के अंदर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्वाइकल। ये 7 पीसेस होते हैं, 7 वर्टिब्री जो हैं आपकी गर्दन में हैं, इन्हें सर्वाइकल कहते हैं। उसके बाद की जो 12 हैं वो आपके चेस्ट रीजन में हैं, जिसे आप थोरैसिक कहते हैं। ये भी 12 हैं, ये भी 12 हैं। तो हर वर्टिब्री से, ये एक वर्टिब्री है, ये पीछे है, इससे एक एक रिब निकल के आगे आती है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, और ये आके बीच वाली हड्डी पे लगती है जिसे आप कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, ये कुछ इस तरह की हड्डी होती है स्टर्नम, ये इसके ऊपर आके आपकी पसलियाँ लगती हैं। तो 12 इधर लगेंगी, 12 इधर लगेंगी, तो हमारे पास 12 जोड़ियाँ हैं, इसका मतलब टोटल 24 हैं। अब मज़े की बात क्या है, सपोज कर लेंगे पहली है, ये पहली रिब है, इसके बाद दूसरी आके लगेगी, इसके बाद तीसरी आके लगेगी, इसके बाद चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं। क्या नोटिस किया आपने कि 7वीं रिब जब आकर लगी है तो स्टर्नम जो है, ये वाली जो बोन है, ये क्या हो गई है, ये ख़त्म हो गई है। तो ऐसा ही होता है, 7वीं पसली के ऊपर आकर ना ये ख़त्म हो जाती है, स्टर्नम ख़त्म हो जाती है। अब इन तमाम रिब्स को, पहली से लेकर 7वीं तक की रिब को कहा जाता है ट्रू रिब्स। दीज आर ट्रू रिब्स, क्योंकि ये पीछे से भी अटैच हैं और आगे से भी अटैच हैं और अलग अलग अटैच हैं। इसके बाद आती है 8वीं। 8वीं घुसती है 7वीं में, 9वीं भी घुसती है 7वीं में, और 10वीं भी घुसती है 7वीं में, और ये एक ही पॉइंट पर अटैच होती हैं। इस पॉइंट के ऊपर 7, 8, 9, 10 ये एक ही साथ अटैच हो रही हैं। तो 7वीं की तो अपनी अटैचमेंट थी, लेकिन 8वीं, 9वीं, 10वीं की अपनी अटैचमेंट नहीं है। तो ये 8 से लेकर 10 तक जो हैं दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स। ठीक है, ये दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स। इसके बाद बच गई 2, क्योंकि मैंने कहा था 12 इधर होंगी, 12 इधर होंगी, तो ये 10 जोड़ियाँ हो गई, 2 जोड़ियाँ रह गई। अब वो जो 2 जोड़ियाँ हैं ना, वो पीछे से निकलती तो हैं, यानी किसी ना किसी वर्टिब्री से निकलेंगी, 12वीं और 11वीं वर्टिब्री से निकलेंगी, लेकिन वो ना आगे तक नहीं पहुँच पाती, तो वो साइड में ही पड़ी रहती हैं, यानी वो छोटी होती हैं तो वो साइड में पड़ी रहती हैं, इधर भी और इधर भी। इनकी आगे कोई अटैचमेंट नहीं है। देखें, शुरू की 7 की डायरेक्ट अटैचमेंट थी, 8, 9, 10 की इनडायरेक्ट अटैचमेंट थी, लेकिन जो आखिरी की 2 हैं इनकी कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो ये आपको महसूस भी होंगी अगर आप अपने साइड में हाथ लगाएं, कमर के साइड पे हाथ लगाएं आगे की तरफ, जहाँ पर आपका रिब केज नीचे ख़त्म होता हुआ फील होता है, तो वहाँ पर शायद अगर आप स्किनी हैं, पतले हैं, तो आपको शायद फील होंगे 2 पीसेस साइड के अंदर फ्लोट कर रहे होंगे। सो दीज रिब्स आर नोन एज, ये जो 11वीं 12वीं हैं, दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये आगे से अटैच नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स वो हैं जो 1 से 7 तक हैं, उसके बाद 8 से 10 तक जो हैं दीज आर फॉल्स रिब्स, और बाकी फ्लोटिंग रिब्स हैं। जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, ये आपको चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा। जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में क्या होता है भाई? ये अगर आप सपोज कर लें, एक आपके पास ग्रुप है, गाय हैं आपके पास, ठीक है, एक आपके पास जगह है, एक बाड़ा है कि जिसके अंदर गाय मौजूद है, बहुत सारी गायें, सपोज 100 गायें हैं। अब आप इन जितनी भी गायें हैं इनको जो है वो बाकी दुनिया से बिल्कुल काट दें, बिल्कुल अलग कर दें, ऐसे कि कोई गाय यहाँ से ना जा सके बाहर इस बाड़े से, और ना कोई दूसरी गाय यहाँ आ सके। तो अब ये जो पॉपुलेशन है, पहली बात, पॉपुलेशन तो कहते हैं सेम स्पीशी के मेंबर जब एक जगह रह रहे हो। थोड़े बहुत इंसान अगर एक जगह रह रहे हैं, खाली इंसान, तो वो इंसानों की पॉपुलेशन है। डॉग्स अगर एक जगह रह रहे हैं तो वो डॉग की पॉपुलेशन है। सिमिलरली गाय जो एक बाड़े के अंदर है वो गाय की एक पॉपुलेशन है। अब ये पॉपुलेशन हो गई आइसोलेटेड, ये जेनेटिकली आइसोलेटेड है, यानी इसका कोई मेंबर बाहर किसी के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, और ना बाहर से कोई मेंबर आके इनके साथ रिप्रोडक्शन कर रहा है। ऐसा यूनिट कहलाता है डीम। दिस यूनिट, जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, इज कॉल्ड डीम। माइक्रोन्यूट्रिएंट इन एबायोटिक कंपोनेंट इज, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं नॉन लिविंग, एक बायोटिक होता है लिविंग और एक नॉन एबायोटिक होता है। एबायोटिक के अंदर आपकी मिट्टी आ जाती है, पानी आ जाता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो ये आ जाती हैं। अब इसके अंदर 2 तरह के होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो वो है जो कम अमाउंट में चाहिए होगा, मैक्रो वो है जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा। तो अब अगर आप गौर करें, अगर आप पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, पॉन्ड जो है, जो तालाब होता है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? पहली बात तो कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या कार्बन उन्हें कम चाहिए या ज़्यादा? कार्बन तो है ही बेस ऑर्गेनिक मटेरियल का, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है मेनली, तो कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं। क्या पोटेशियम कम अमाउंट में चाहिए या ज़्यादा चाहिए? अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि पोटेशियम कितना चाहिए, तो आप याद करें अपना टॉपिक जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में, वो है नर्व इम्पल्स।
नर्व इम्पल्स वाले टॉपिक के अंदर आपने पोटेशियम की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा होगा कि सोडियम न्यूरॉन के बाहर ज़्यादा होता है और पोटेशियम न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा होता है। तो सोडियम और पोटेशियम की वजह से न्यूरॉन अपना प्रॉपर फंक्शन करता है। इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, एनिमल्स के पास भी काफ़ी न्यूरॉन्स हैं, तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो ये तीनों हैं जिन्हें आप कहेंगे मैक्रो, ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। जबकि जो आयरन है, आयरन का मेन इस्तेमाल जो आता है वो या तो ब्लड बनाने में आता है, हीमोग्लोबिन बनाने में आता है, ठीक है, या आयरन का इस्तेमाल आ जाता है कुछ हद तक प्रोटीन्स बनाने के अंदर। आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कुछ प्रोटीन्स होती हैं, शायद उसके अंदर कुछ आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आयरन का इस्तेमाल है। आयरन का इस्तेमाल एज कम्पेयर टू देम कम है, तो आयरन इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। सिमिलरली जिंक है, इट इज़ ऑल्सो अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस give the correct sequence in recombinant DNA technology। अच्छा, recombinant DNA technology बड़ा आसान सा एक टॉपिक है, मैं यही समझा देता हूँ। पहली बात तो recombinant DNA कहते किसे हैं? एक ऐसा DNA कि जिसके अंदर दो सोर्सेस से DNA को कंबाइन किया जाए। तो ये हमारे पास एक DNA, ये हमने बैक्टीरिया से निकाला है, जिसे आप कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है और ये बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड था, हमने प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर हम बनाएंगे एक गैप, तो हमने बना लिया एक गैप। ठीक है, ये बीच में गैप आ गया। ये मैंने इंसान का सेल निकाला, ये इंसान का डीएनए था, इसमें से मैंने एक छोटा सा पीस काट के निकाल दिया। ये सपोज कर ले इंसुलिन बनाने वाला डीएनए, और मैंने उसे उठा के यहाँ लगा दिया। ये पहला स्टेप होता है, इसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो मैं कह रहा हूँ थर्ड जो है ना, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो आप देख लेते हैं किस में दिया हुआ है, फर्स्ट पे थर्ड, इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई है। ठीक है, अच्छा, अब जब एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है तो इसको दोबारा उसी में डालते हैं जो जिसमें से मेन डीएनए निकाला था। ये वाला जो डीएनए था ना, ये बड़ा डीएनए है, इसमें हमने एक छोटा सा पीस लगाया है, तो मेन डीएनए कौन सा हुआ? ये हुआ मेन डीएनए। इसे हम कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर को दोबारा से उसके होस्ट में डालते हैं। ये उसका होस्ट था, इसमें से निकाला था हमने, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस डालेंगे किसमें? होस्ट के अंदर। तो ये वाला स्टेप होता है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। ये हमारा सेकंड स्टेप है, यानी 2 जो है ये हमारा सेकंड है। तो 3 पहले भी दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? इसको रखते हैं एक एनवायरनमेंट में जहाँ पर इसे खाने पीने की चीज़ें देते हैं ताकि ये मल्टीप्लाई करे। जब इस एक बैक्टीरिया से 100 बनेंगे, सबके पास ये वाला डीएनए चला जाएगा। तो आप क्या करवा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस कॉपीज ऑफ होस्ट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनवा रहे हैं। तो थर्ड स्टेप जो है हमारा वो फोर्थ है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये आ गया फोर्थ पे। ठीक है, ये फोर्थ जो है ये थर्ड पे आ गया। लास्ट क्या होता है? अब ये जो एक डिश है जिसके अंदर बैक्टीरिया है, इसमें ये वाले बैक्टीरिया भी होंगे जिनके पास सादा वाला वेक्टर होगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके पास हमारा वाला डीएनए होगा। तो हमें सेलेक्ट करने होते हैं सिर्फ ये वाले के जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो। तो ये चौथा स्टेप होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा एक और वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस। नॉस्टॉक फिलामेंट्स आर इंटरमिक्स इन अ जेलेटिनस मास दैट फॉर्म बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया वाले टॉपिक के अंदर मौजूद है, बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। ये हमारे पास नॉस्टॉक का सेल है, ये एक और सेल है, ये एक और सेल है, ये एक और सेल है। फिर कुछ डिफरेंट तरह के सेल्स आते हैं जिन्हें हम हीट्रोसिस कहते हैं। ठीक है, ये एक सेल होता है, उसके बाद ये और सेल है, ये और सेल है। ठीक है, इस तरह से मिलके ये नॉस्टॉक का एक ये बड़ा सेल आ गया, हीट्रोसिस्ट। ये बनता है एक फिलामेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ कॉलोनी। ठीक है, ये एक फिलामेंट जो है या एक कॉलोनी कहलाती है। अच्छा, बहुत सारी इस तरह की कॉलोनीज जो है ना, वो एक जेल लाइक मटेरियल के अंदर जमा हो जाती हैं। जैसे ये एक कॉलोनी है, ये दूसरी कॉलोनी है, ये तीसरी कॉलोनी है, ये चौथी कॉलोनी है, और ये जेल लाइक मटेरियल है, ये पूरा जेल लाइक मटेरियल है कि जिसके अंदर ये जमा हुए हुए हैं, और ये बॉल लाइक होता है और ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, ये पूरी जेल लाइक कॉलोनी जो है, ये बड़ी कॉलोनी जो है जिसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स हैं, इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सीनोबियम का। ठीक है, सीनोबियम। बाकी लफ्ज़ क्या हैं? क्रोमोप्लाज्म। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड। क्रोमोप्लाज्म जो है, जिस तरह आपका क्लोरोफिल होता, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये अगर एक साइनोबैक्टीरिया का सेल है तो इसके अंदर होता यह है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है या इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मटेरियल, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक आउटर रीजन होता है, ठीक है, ये आउटर रीजन है,
ये कलर्ड होता है, इसको कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। और एक इसका सेंटर वाला रीजन होता है, ये कलरलेस होता है, इसमें इसका डीएनए होता है, दिस इज नोन एज सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, तो क्रोमोप्लाज्म का मतलब इसका आउटर साइटोप्लाज्म है। सार्सिना, सार्सिना बैक्टीरिया के लिए टर्म यूज़ की जाती है, जो 8 बैक्टीरिया सर्कुलर वाले 8 बैक्टीरिया मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं सार्सिना। कोकोस, कोकस से निकला है, ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर बैक्टीरिया को हम कोकोस कहते हैं। आपने स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा होगा, आपने स्टेफिलोकोकस पढ़ा होगा, तो कोकोस सर्कुलर बैक्टीरिया को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा सा सवाल दिया हुआ है, पर ये बहुत आसान है, मैं पढ़ नहीं ना पूरा। ठीक है, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जिसके थ्रू जो है वो आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पूछा क्या जा रहा है। तो आखिरी लाइन अगर हम पढ़ें, द अबव गिवन लाइन्स टेल अस अबाउट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ये हाइड्रोस्फीयर बड़ा ड्राई सा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर। हाइड्रोस्फीयर पहले मैं समझा दूँ होता क्या है। देखिए भैया, आपके पास ना पानी का एक ज़ख़ीरा है, ठीक है, ये एक पॉन्ड है, सपोज कर लें ये कहीं पॉन्ड है, ये पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर अभी कोई लाइफ नहीं है। अब यहाँ पर लाइफ स्टार्ट होगी। पहली बात तो आपने अगर सक्सेशन का टॉपिक पढ़ा हो 11 चैप्टर में, सक्सेशन कहते किसे, एक कम्युनिटी के बाद दूसरी कम्युनिटी आना, उसके बाद तीसरी कम्युनिटी आना, उसके बाद चौथी कम्युनिटी आना, ये प्रोसेस कहलाता है सक्सेशन। और हर नई कम्युनिटी जो होती है वो पहले वाली से बेहतर और एडवांस होती है, अनलेस कि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट कम्युनिटी ना आ जाए। जब वो बेस्ट कम्युनिटी आती है तो वो कहलाती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये जो रिप्लेसमेंट हो रही है ना एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी से, बेटर से बेटर कम्युनिटी आती जा रही है, अनलेस कि एक बेस्ट कम्युनिटी आ जाए जो वहाँ पर सर्वाइव करे, ये प्रोसेस कहलाता है सक्सेशन। अब इसी सक्सेशन के अंदर अगर ये पानी के अंदर होता है तो इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब इस पानी के अंदर मैंने कहा कोई लाइफ नहीं है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें आएंगे आपके एल्जी, यूनिसेलुलर एल्जी आ जाएंगे, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स जिन्हें हम कहते हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे। अब खाना आ गया तो खाने वाले भी आएंगे, तो इसमें अमीबा आ जाएगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम आ जाएगा, ये प्रोटोजोआ हैं। तो ये जो पहला स्टेज है ये कहलाता है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। प्लैंक्टन क्या मसला हो रहा है लिखने में, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन अपना खाना बनाएंगे और जू प्लैंक्टन कहलाते हैं जो इनको खाएंगे, जिसके अंदर अमीबा आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये पानी से भरा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, हवा के जरिए कुछ स्पोर्स, जो प्लांट, आपको पता है प्लांट की 2 बॉडीज होती हैं, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट, तो हवा के जरिए कुछ स्पोर्स जो है ना वो यहाँ आकर गिरेंगे और पानी के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ये वो प्लांट होंगे कि जो पानी में ग्रो होने वाले होंगे और इनकी पूरी बॉडी पानी के अंदर होगी, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं सबमर्ज प्लांट। तो ये वाला स्टेज कहलाता है सबमर्ज स्टेज, सबमर्ज स्टेज, ठीक है। अच्छा, अब सबमर्ज स्टेज के बाद आता है एक स्टेज जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग स्टेज। ये फ्लोटिंग स्टेज कैसे आया भाई, अब इसके ऊपर धूप पड़ी है, पानी उड़ रहा है, ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल भी कर रहे हैं पानी, तो पानी का लेवल जो है ना वो कम होता जा रहा है। तो जो पहले प्लांट पूरा का पूरा अंदर था, अब उसका कुछ पार्ट जो है वो बाहर आ जाएगा, तो हम इसे फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं। अच्छा, अब मुसलसल पानी कम हो रहा है तो प्लांट का और ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी के बाहर आ जाएगा। जो रूट है प्लांट की, जो रूट है वो तो पानी के अंदर रहेगी, ठीक है, ये पानी प्लांट के अंदर, पानी के अंदर प्लांट की रूट है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उसका बाहर आ जाता है। ये वाला स्टेज कहलाता है रीड स्वैम्प, दिस इज नोन एज रीड स्वैम्प। पानी मुसलसल कम होता जा रहा है तो प्लांट जो पहले अंदर था वो अब बाहर आता जा रहा है। इसके बाद एक स्टेज आता है जिसमें पानी तकरीबन ख़त्म हो जाता है, तो ये जो पानी आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जो मिट्टी होती है वो गीली होती है, तो दलदली मिट्टी होती है, दिस इज नोन एज सेज मिडो, सेज मिडो स्टेज, ठीक है। ये मार्शी सॉइल होती है, दलदली मिट्टी होती है, सेज मिडो। इसके बाद पानी ख़त्म हो जाता है, ज़मीन ड्राई हो जाती है और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं, पानी वाले नहीं, अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यहाँ पर डेवलप होने लगते हैं और ये वाला स्टेज कहलाता है वुडलैंड, ठीक है। और इसके बाद कोई फाइनल कम्युनिटी आएगी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी। अब इसके अंदर जो सवाल पूछा गया था ना, उसमें अगर आप एक वर्ड यहाँ पर फोकस करेंगे तो ये आ गई है मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल जो है ये सेज मिडो स्टेज के अंदर आती है, जिसके अंदर दलदली ज़मीन हो जाती है पानी के कम होने की वजह से। तो इसका जवाब जो है ये सेज मिडो है। ये बहुत बेकार सा टॉपिक है और इसके अंदर आपको बस कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सके। बाकी किसी को याद नहीं रहता कि यार इस लेवल के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर प्लांट्स कौन से थे या इस स्टेज के ऊपर एनिमल्स कौन से थे, बहुत मिक्सअप हो जाता है। तो कुछ एक एक दो पॉइंट्स होते हैं किसी स्टेज के बारे में जो अगर आपको याद हो तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन द वैस्कुलर टिश्यू लीव्स एंड इन द रूट्स। तो भाई एक कॉलम लीफ का दिया हुआ है, एक कॉलम रूट का दिया हुआ है, पूछना बता दें कि भाई लीव्स के अंदर और रूट के अंदर कौन सा काम है जो मैच करेगा दोनों में, मतलब यहाँ पर भी सही होना चाहिए, यहाँ पर भी सही होना चाहिए। तो पहला पढ़ लेते हैं। लीव्स के अंदर हमें पता है खाना बनता है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि वो खाना यानी सुक्रोज वो एंटर होता है फ्लोएम के अंदर। पहली बात तो ठीक है, ये वाली बात सही है कि लीव्स के अंदर जो एक सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीजोफिल, ठीक है, ये खाना बनाते हैं। फिर ये एक और सेल को देते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंपेनियन सेल, और वो डाल देते हैं एक ट्यूब के अंदर जिसे हम कहते हैं सीव ट्यूब। तो ये फ्लोएम ही होता है, ठीक है। तो चला गया खाना, ठीक है, सुक्रोज चला गया आगे। एंड इज पॉलीमराइज टू स्टार्च, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि यहाँ जो खाना गया है वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए गया है, तो वो सुक्रोज की फॉर्म में रहेगा, अनलेस कि वो यहाँ तक ना पहुँच जाए। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो सकता है, उसे स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये गलत है, ठीक है। जब ये गलत है तो ये भी गलत होगा। ये क्या कह रहे हैं भाई, वाटर पासिस फ्रॉम फ्लोएम टू जाइलम बाय ऑस्मोसिस। रूट्स के अंदर जाइलम जो है उसके अंदर तो पानी आता है, लेकिन फ्लोएम के अंदर पानी नहीं जाता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये वाला आंसर नहीं है हमारा। सेकंड क्या है भाई, सुक्रोज एंटर करता है फ्लोएम के अंदर, बिल्कुल सही है। सुक्रोज एंटर कर रहा है फ्लोएम के अंदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी सही है क्योंकि खाना फ्लोएम के अंदर ज़्यादा हो जाता है, यहाँ कम हो जाता है, तो फिर एनर्जी लगाकर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। एंड द वाटर पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव। अब ये वाटर पोटेंशियल क्या है, देखें यहाँ समझाता हूँ मैं। ये हमारे पास एक हमारे पास वेसल है कि जिसके अंदर पानी है, ठीक है। अभी सिर्फ एक वेसल की बात करता है। ये वाला वेसल है कि जिसके अंदर सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इन वाटर, जिस तरह हर मॉलिक्यूल के पास, हर एटम के पास एक एनर्जी होती है, वाटर के मॉलिक्यूल के पास भी एनर्जी है, और ये जो केमिकल एनर्जी इनके पास है इसके ज़रिए कोई काम करते हैं। वाटर का काम क्या होता है, मेनली फ्लो करना, तो ये इस एनर्जी की वजह से फ्लो करते हैं। अभी सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल फ्री हैं। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी है ना, या फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी, ये कहलाता है वाटर पोटेंशियल, यानी इनमें एबिलिटी है टू डू द वर्क। जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आज़ाद होंगे उतना ज़्यादा उनका पोटेंशियल होगा। ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर के अंदर सारे मॉलिक्यूल आज़ाद हैं क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट का कोई पार्टिकल नहीं है। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, और पता नहीं कौन जाहिल साइंटिस्ट था कि जिसने इस मैक्सिमम के लिए 0 का नंबर दे दिया कि मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो 0 है। यानी अब अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड होगा तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर मैं लाकर इसके अंदर, अभी हमारे पास दूसरा सोल्यूशन, दूसरा एक बीकर है, इसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल है। अभी इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूं एक सॉल्यूट, जब मैं इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करूंगा ना तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूट का पार्टिकल इस वाटर के मॉलिक्यूल को कहीं नहीं जाने देगा, इसको भी कहीं नहीं जाने देगा, इसको भी कहीं नहीं जाने देगा। यहाँ पे सारे आज़ाद थे तो इनकी एबिलिटी ज़्यादा थी वर्क करने की, यहाँ पे अब ये सारे आज़ाद नहीं है तो इनकी एबिलिटी कम हो गई, तो इसका पोटेंशियल कम हो गया। तो मैंने चूंकि एक सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड किया तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका 1 पॉइंट गिर गया तो इसका वाटर पोटेंशियल हो गया -1। अगर मैं दूसरा पार्टिकल ऐड कर दूंगा तो इसका हो जाएगा -2 सपोज, ठीक है। तो मसला क्या है, सॉल्यूट ऐड करने से किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। बस यही समझाना था। अच्छा, अब अगर मूवमेंट की बात करें, एक और बात समझा दूं। मूवमेंट की बात करें, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, जैसे कि यहाँ पर ये कनेक्ट हुए हैं और बीच में मौजूद है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मौजूद है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये पानी को तो अलाउ करती है गुजरने के लिए, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं गुजर सकते। तो अब मैं पूछूं अगर वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, तो वाटर की मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगी। क्यों? क्योंकि वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। ये जो 0 है ना, ये हाई है क्योंकि ये मैक्सिमम है ना। -1 का मतलब चीज़ नेगेटिव में जा रही है तो ये कम हो रहा है, -2 का मतलब और कम हो रहा है। तो वाटर की मूवमेंट होगी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। अगर इसका -1 हो, इसका -2 हो, तो कौन सा ज़्यादा है? -1 दिखने में कम है, लेकिन चूंकि ये 0 से करीब है, 0 के बाद आता है ना -1 और -2 उसके बाद आता है, तो 0 के जितना करीब है इसका मतलब उतनी वैल्यू ज़्यादा है। तो वाटर की मूवमेंट अगेन यहाँ से यहाँ होगी -1 से -2। तो वाटर पोटेंशियल का बेसिक इतना आइडिया समझ लो कि वाटर जो मूव करता है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ करता है, या वाटर की मूवमेंट होती है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस। तो इन्होंने कहा कि भाई फ्लोएम, सुक्रोज जो है वो एंटर होता है फ्लोएम के अंदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है। और सुक्रोज ऐड होने की वजह से वाटर का पोटेंशियल जो हो जाता है वो मोर नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल सही है। सॉल्यूट ऐड हो रहा है ना तो वाटर का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ तक तो सही है, इसको देख लेते हैं।
रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एसेंट ऑफ सैप। बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। देखिए रूट प्रेशर क्या है, साइंटिस्ट कहते हैं कि पानी जो ऊपर चढ़ता है ना जाइलम के अंदर, ये अगर जाइलम है तो पानी जो इसके अंदर ऊपर चढ़ता है, या तो उसके पीछे रीज़न जो है वो ये है कि इसे पानी को नीचे से धक्का दिया जा रहा है, इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर, या पानी को ऊपर से खींचा जा रहा है, दिस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल। ये दो थ्योरीज है, ये मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 14 के अंदर। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रांसपायरेशन पुल जो है या रूट प्रेशर जो है ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसेंट ऑफ सैप के लिए। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब बाकी सारे गलत हैं, देख लेते हैं बाकी भी। वाटर पासिस फ्रॉम जाइलम टू फ्रॉम फ्लोएम टू जाइलम बाय ऑस्मोसिस मेकिंग द फ्लोएम वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव। अच्छा, लीव्स के अंदर क्या कह रहे हैं भाई, वाटर मूव करता है फ्लोएम से जाइलम में, बिल्कुल गलत बात है। बल्कि जब फ्लोएम के अंदर ये आ जाता है, सुक्रोज जब फ्लोएम के अंदर आ जाता है तो ये बराबर से जा रहा था जाइलम, ठीक है, ये बराबर से जाइलम जा रहा था। जैसे ही फ्लोएम के अंदर सुक्रोज आता है तो जाइलम से मूव करके आता है वाटर, फ्लोएम से मूव करके नहीं जाता, उल्टी बात लिखी हुई है इन्होंने, तो ये भी ऑप्शन गलत है। वाटर पासिस आउट ऑफ एंड फ्लोएम एंड इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपायरेशन। अच्छा, ट्रांसपायरेशन लीव्स के अंदर होती है। ट्रांसपायरेशन में होता है कि लीव्स से पानी जो है वो बाहर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो वो फ्लोएम से नहीं जाता क्योंकि पानी होता है जाइलम के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। जो वाटर मूव करता है वो जाइलम से बाहर निकलता है और लॉस हो जाता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बी है।